हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पे आज हम डील करेंगे एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव सिस्टम या एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक को समझने से पहले हमें डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं समझेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और डायरेक्टली आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक को समझना होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट को समझ लेते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी हम यहाँ पे उन टर्म्स को समझेंगे जो कंटिन्यूसली इसके अंदर यूज होने वाले हैं इस पूरे टॉपिक्स के अंदर। और ये जो टॉपिक है ये आर एल कोटपाल का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। अगर आपने वो बुक अभी तक खरीदी नहीं है तो आई अर्ज की खरीद लो भाई लोग, क्योंकि बिना बुक से पढ़ोगे कैसे। उसका मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए रख दिया है, डायरेक्टली जाके वहां से उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, जहां पे सबसे पहले समझेंगे कि डाइजेस्टिव ट्रैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी किसी एम्ब्रियो के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक बनता कैसे है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, अब जाइगोट के अंदर बहुत बार क्लीवेज होता है। क्या होता है आपका, क्लीवेज होता है। और क्लीवेज होने के बाद, मल्टीपल टाइम क्लीवेज होने के बाद हम एक ऐसी स्टेट पे आते हैं जिसको हम ट्राई लेमिनर डिस्क स्टेज बोलते हैं। ठीक है, उस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, ट्राई लेमिनर डिस्क स्टेज बोल रहे हैं। अब इसको ट्राई लेमिनर डिस्क स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज के अंदर एम्ब्रियो के अंदर तीनों जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है। ठीक है, तीनों जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, एक होता है आपका एक्टोडम, एक होता है एक्टोडम, सबसे नीचे वाला आपका होगा एंडोडम, और बीच वाला क्या होता है आपका मीजोडम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो तीनों जर्मिनल लेयर्स होती हैं, जो तीन जर्म लेयर्स हैं, यही तीन जर्म लेयर्स बेसिकली क्या करने वाली हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर जितने भी सिस्टम है वो सारे सिस्टम्स का डेवलपमेंट करती है। ठीक है, अब ये किस तरीके से डेवलपमेंट करती है इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट मैंने ये आपको ये टर्म याद रखना है आपको, ट्राई लेमिनर डिस्क। तो अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो मोरुला ब्लास्टुला, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, तो अब इसका हम क्या कर रहे हैं, इसको कट करके, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका कट करके इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ठीक है, तो जब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ, हमें ट्राई लेमिनर डिस्क का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं सारे टर्म्स को भी आपको क्लियर कर दूंगा, बस थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस कीजिए आप। अगर ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक का डेवलपमेंट है वो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जितने भी टर्म्स यूज होते हैं वो बहुत आसानी से, वो सारे के सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस सबसे पहले हम क्या करें, इस टर्म्स को समझ लेते हैं। तो उससे पहले मैं डायग्राम ध्यान से समझिए, डायग्राम बन कैसे रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स को भी समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्लियर होता है तो सारी चीज़ें पढ़नी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका ओरिजिन किस तरीके से हो रहा है, वो किस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो जब हम देखते हैं ट्राई लेमिनर डिस्क स्टेज को तो हमें कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जहां पर ये जो ऊपर जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं एमनियन। इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो खाली स्पेस है, इस नीचे वाले खाली स्पेस को हम बोलते हैं यॉर्कसैक। तो क्या बोलेंगे, यॉर्कसैक बोलेंगे। और ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, इस लेयर को नाम देंगे एक्टोडम। ये लेयर होगा आपका एक्टोडम। नीचे वाला जो ये लेयर है इसको नाम देंगे हम एंडोडम। तो क्या नाम देंगे, एंडोडम। ये जो बीच वाला जो लेयर है इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम मीजोडम। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, मीजोडम। उसके आगे ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेप्टम, सेप्टम ट्रांसवर्सम। ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है आपका, यही बाद में जाके आपका डायफ्राम बनाने वाला है। ये बाद में जाके क्या बनाएगा, डायफ्राम बनाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो गोल गोल सा, ये आपका पेरिकार्डियल कैविटी है। ये आपका पेरिकार्डियल कैविटी है। पेरिकार्डियल कैविटी मतलब कि इसी के अंदर आपका क्या हो रहा है, हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये आपका हार्ट का डेवलपमेंट होगा।
उसके अलावा यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्राइलेमिनर डिस्क के अंदर, दो स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एक ये वाला स्ट्रक्चर है जहां पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में क्लोज आ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर के पास क्या है, आपका मीजोडर्म एब्सेंट होता है। तो एक ऐसा पार्ट जहां पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्लोज है, मीजोडर्म एब्सेंट है, इसका फ्रंट वाले पार्ट को हम बोलते हैं बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपका बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, मीजोडर्म एब्सेंट होता है, यानी यहां पर मीजोडर्म एब्सेंट होगा। ये जो बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन है, यही मेम्ब्रेन बाद में जाके आपका ओरल कैविटी का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, ओरल कैविटी बनाएगा। सेम एज जिस तरीके से यहां पर आगे एक स्ट्रक्चर है जिसको बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन बोलते हैं और मीजोडर्म एब्सेंट है, उसी तरीके से पीछे वाला जो पार्ट है, इस पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्लोएकल मेम्ब्रेन। तो क्या बोल रहे हैं, क्लोएकल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब इस क्लोएकल मेम्ब्रेन में भी क्या होगा, आपका मीजोडर्म एब्सेंट होता है। मीजोडर्म यहां पर क्या होगा, एब्सेंट होगा। मीजोडर्म एब्सेंट होने की वजह से यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये जो क्लोएकल मेम्ब्रेन है, यही मेम्ब्रेन आपका बाद में जाके क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला है आपका रेक्टम। ये आपका क्या बनाने वाला है, रेक्टम बनाने वाला है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने दो रीजन्स आपको दिखाए, इन रीजन्स को थोड़ा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कौन से कलर को चूज करें, रेड कलर ही, ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आगे वाला पार्ट है जहां पे सेप्टम ट्रांसवर्जम है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेड रीजन। ये आपका क्या है, हेड रीजन। और ये जो पीछे वाला पार्ट है जहां पे क्लोएकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेल रीजन। ठीक है, तो टेल को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉडल। तो क्या बोल सकते हैं, कॉडल बोल सकते हैं। और जो हेड है, हेड को हम क्या बोल सकते हैं, सिफेलिक बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, इसको सिफेलिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर होगा कैसे, अब ये डाइजेस्टिव, ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है अब, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आगे जाके पूरा का पूरा हमारा क्या बनाने वाला है, पूरा का पूरा आप बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने क्या देखा, ये ट्राइलेमिनर डिस्क स्टेज है, जहां पे सबसे ऊपर वाला खाली स्टेज एमनियन कहलाएगा, नीचे वाला खाली स्टेज जिसको हम क्या बोलेंगे, यॉक्सेक बोलेंगे। बीच में आपको क्या है, ट्राइलेमिनर डिस्क देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे अपर वाला मेम्ब्रेन एक्टोडर्म होगा, नीचे वाला एंडोडर्म होगा, बीच में मीजोडर्म होगा। इसमें क्या होगा, दो ऐसे रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे मीजोडर्म एब्सेंट होता है। इन रीजन्स को हम बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और पीछे वाले को क्लोएकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो आगे वाला रीजन है जिसको हेड या सिफेलिक रीजन बोल रहे हैं, और पीछे वाला जिसको टेल या कॉडल रीजन बोल रहे हैं, अब इनके अंदर फोल्डिंग होता है। फोल्डिंग कैसे होगा, ये इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, और ये वाला पार्ट इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। जैसे कि ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये इधर से इधर मूव कर रहा है, और ये इधर से इधर मूव कर रहा है। अब होगा क्या, ये जो ट्राइलेमिनर डिस्क है, अब इसके अंदर फोल्डिंग होना स्टार्ट होगा। ठीक है, फोल्डिंग किधर की साइड से होगा, हेड और टेल की साइड से होगा। तो हेड और टेल के साइड से हो रहा है, तो इसको हम या तो बोल सकते हैं हेड टेल फोल्डिंग, हेड टेल फोल्डिंग, या फिर इसको क्या बोलेंगे, सिफेलो कॉडल फोल्डिंग। तो ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जब फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर ट्राइलेमिनर डिस्क के अंदर कौन सा फोल्डिंग हो रहा है, सिफेलोकॉर्डल फोल्डिंग। अब ये जो सिफेलोकॉर्डल फोल्डिंग है, यही बाद में जाके आपका क्या बनाने वाला है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाने वाला है। कैसे बनाएगा, इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले समझते हैं। तो जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है आपका, वो स्ट्रक्चर क्या था, सेप्टम ट्रांसवर्सम का था। सेप्टम ट्रांसवर्सम के जस्ट पीछे आपका क्या बन रहा था, पेरिकार्डियल स्पेस था। और पेरिकार्डियल स्पेस के बाद यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो आपका एंडोडम है और आपका जो एक्टोडम है, वो आपस में इस तरीके से फ्यूज था, बेसिकली थोड़ा सा फ्यूज स्ट्रक्चर था। और उसके बाद पीछे की तरफ आपका एक्टोडम इस तरीके से आगे की तरफ जाएगा, और ये इधर एंडोडम आगे की तरफ इस तरीके से आगे जाएगा। और जाने के बाद ये आगे यहाँ पर फिर से क्या होगा, कि जो लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर था जिसको हम कॉडल वाला रीजन बोल रहे थे, क्लोएकल मेम्ब्रेन बोल रहे थे, वो क्लोएकल मेम्ब्रेन भी यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से आपस में फ्यूज होंगे, और ये इस तरीके से आगे स्ट्रक्चर चलना स्टार्ट करेगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब जब ये स्ट्रक्चर आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, कि जो आपका यॉक्सेक वाला रीजन था, वो कहाँ चला जाएगा, वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगा इस तरीके से। इसमें से यॉक्सेक क्या है, जो टोटल यॉक्सेक है, वो दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है। एक वो पार्ट जो एम्ब्रियो के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, एम्ब्रियो के साथ जुड़ जाता है, ये जो अंदर वाला है, ये यॉक्सेक का वो पार्ट है जो एम्ब्रियो के साथ जुड़ गया है। ठीक है, और दूसरा वो पार्ट होगा जो इस तरीके से एम्ब्रियो से बाहर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या इस तरीके से लटका हुआ हो जाएगा। ठीक है,
एक पार्ट यॉर्क सैक का, ये वाला पार्ट क्या है यॉर्क सैक, ये यॉर्क सैक ही है बेसिकली आपका। ये यॉर्क सैक का वो पार्ट है जो एम्ब्रियो के साथ इनकॉर्पोरेट हो जा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये जो बाहर जो स्ट्रक्चर निकल रहा है यॉर्क सैक का, इसको बोलते हैं वाइटलो इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर या वाइटलो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वाइटलो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये आपका वाइटलो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन है। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो रिंग बनेगा यहाँ पर, ये रिंग बाद में जाके आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको डिटेल में जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी जब डिस्कस कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे। जस्ट अभी हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा फोकस है, हमें सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम समझना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनता कैसे। अब ये तो हो गया। इसके ऊपर एक लेयर और थी हमारी, कौन सी लेयर थी अगर हम देखें तो इसके ऊपर की जो एक लेयर है वो लेयर कौन सी थी हमारी, एमनियन वाली। एमनियन लेयर कुछ इस तरीके से आगे ऐसे स्ट्रेच हो जाती है, ये लेयर आपकी आ गई एमनियन, ठीक है। एमनियन लेयर इस तरीके से बन जाएगी। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पर होगा क्या, ये जो बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन जिसको हमने अभी पढ़ा था, ये क्या था, बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। अब ये बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन का जो एक्टोडर्म वाला पार्ट है, ये एक्टोडर्म वाला पार्ट क्या होगा, ये इस तरीके से आपका यॉर्क सैक के अंदर इन्वेजिनेट होगा। ये इस तरीके से यॉर्क सैक के अंदर क्या हो रहा है, इन्वेजिनेट हो रहा है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन हो रहा है। और इन्वेजिनेशन होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर अब नया स्ट्रक्चर बन के आएगा, इस नए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टोमोडियम। इसको क्या बोलेंगे, स्टोमोडियम बोलेंगे। ये जो स्टोमोडियम जो अंदर की तरफ जो यॉर्क सैक के अंदर ये जो स्ट्रक्चर धस रहा है, ये स्टोमोडियम ही बाद में जाके हमारा किस में कन्वर्ट होगा, ओरल कैविटी के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टोमोडियम है ये किसकी वजह से बन रहा है, इन्वेजिनेशन ऑफ एक्टोडम, इन्वेजिनेशन ऑफ एक्टोडम। तो ये स्टोमोडियम कैसा होगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा, कैसा होगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा। ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम आगे भी हमने पीपीटी में इसको मेंशन कर दिया है, तो ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर पीछे भी होगा, जहां पर ये क्लोएकल मेम्ब्रेन था जिसको मैंने अभी बताया था, ये क्या था हमारा, क्लोएकल मेम्ब्रेन। ये क्लोएकल मेम्ब्रेन है। क्लोएकल मेम्ब्रेन में भी क्या होगा, जो एक्टोडर्म वाला पार्ट है वो इस तरीके से फिर से इनवेजिनेट होगा। यहाँ पर भी इन्वेजिनेशन हो रहा है, अंदर की तरफ धस रहा है। तो ये जो क्लोएकल वाला पार्ट अंदर की तरफ धसेगा, इससे भी बेसिकली क्या बनने वाला है, इससे बनेगा आपका एक नया स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं प्रोक्टोडियम। इसको क्या बोलेंगे, प्रोक्टोडियम। ये जो प्रोक्टोडियम है ये भी किसकी वजह से बन रहा है, एक्टोडर्म की वजह से। ये भी कैसा है, एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन है। ये एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन है, तो ये भी कैसा होगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा। और यही प्रोक्टोडियम बाद में जाके आपका क्लोएका या फिर क्या बनाने वाला है, आपका रेक्टम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो आपको स्टॉक दिख रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वाइटलो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ये आपका क्या है जो बाहर निकला है, यही स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आगे अगर अंदर की तरफ कंटिन्यू होता है, इस तरीके से आगे की तरफ अंदर कंटिन्यू होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका बनाएगा मिडगट। ये क्या बनाएगा, इसके सीधे सीधे में क्या बनेगा, मिडगट बनेगा। और मिडगट के एंटीरियर वाला ये जो आगे वाला रीजन है, ये आपका क्या बनाएगा, फोरगट बनाएगा, ठीक है। ये फोरगट होगा। और ये जो सबसे पीछे वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, ये आपका बनाएगा हिंडगट। ये आपका क्या बनाएगा, हिंडगट। अब बाद में जाके क्या होगा, ये जो स्टोमोडियम है इसके अंदर बेसिकली स्प्लिटिंग हो जाएगी, फट जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ओपनिंग आ जाएगी। सेम एज यहाँ पर भी ये जो आपका प्रोक्टोडियम है इसके अंदर भी स्प्लिटिंग होगा, ये भी फट जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ओपनिंग होगी, जिससे यहाँ पे ये ओरल कैविटी बन जाएगा और ये रेक्टम की ओपनिंग हो जाएगी, जिससे ये पूरा का पूरा जो आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, फोरगट, मिडगट और हिंडगट, एक ओपन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो हमें बस बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को समझना था, सो दैट कि हम अपना एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये जो आपका सेप्टम ट्रांसवर्जन था, ये बाद में जाके डायफ्राम बनाता है, वो अभी हमारे टॉपिक डिस्कशन का नहीं है, वो हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ना है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमें इस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना था, तो हमने इस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट इज, तो अब जो मेन हमारा टॉपिक है वो है हमारा एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक।
अब इसके अंदर बेसिकली वही सारे पॉइंट्स जो आरएल कोटपाल में मेंशन है, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, और इसको समझने के लिए बेसिकली हमें वो टॉपिक समझना जरूरी था, अदरवाइज ये टॉपिक हम नहीं समझ पाते, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इन पॉइंट्स को क्या क्या यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यही है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले बनने वाले स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। साथ के साथ जो एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक है वो जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, आर्केंट्रॉन, मीजोडर्म, मीजेंट्रॉन, इन सब स्ट्रक्चर्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जो एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक है इसको हम प्रिमिटिव गट, आर्केंट्रॉन और मीजेंट्रॉन बोल सकते हैं। साथ के साथ ये क्या है, एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है, एंडोडर्म से बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे क्या कह रहा है कि यॉर्क सैक का वो पार्ट जो अंदर की तरफ एक नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, वो बाद में जाके क्या कहलाएगा, मिडगट कहलाएगा। यानी यहाँ पर ये जो डायग्राम अभी हमने देखा कि ये जो नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, यही बाद में बेसिकली क्या कर रहा है, बाद में मिडगट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यही यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, इट्स पार्ट कंटेनिंग यॉर्क और कनेक्टेड बाय अ नैरो स्टॉक विद यॉर्क सैक इज कॉल्ड मिडगट। तो ये क्या कहलाएगा, मिडगट का फॉर्मेशन करेगा, वो अभी हमने देख लिया। मिडगट का जो एंटीरियर वाला पार्ट होगा, मिडगट का एंटीरियर वाला पार्ट वो क्या कहलाएगा, फोरगट कहलाएगा, और पोस्टीरियर पार्ट क्या कहलाएगा, हिंडगट कहलाएगा। यानी यही चीज अभी हमने यहाँ पे मेंशन की है। मिडगट का जो एंटीरियर है ये बेसिकली क्या है, एंटीरियर पार्ट है, फोरगट कहलाएगा, और पोस्टीरियर पार्ट है ये, तो ये क्या कहलाएगा आपका, हिंडगट कहलाएगा, ठीक है। होप आप ये डायग्राम की मदद से सब चीजें समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, फोरगट बाद में जाके डिफरेंशिएट होगा, फोरगट डिफरेंशिएट होगा किसमें, ओरल कैविटी में, फेरिंग्स में, ईसोफेगस में, स्टमक में, और क्या है, मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये जो फोरगट है इन चीजों को बनाएगा बाद में डिफरेंशिएट होकर, ठीक है। हिंडगट बेसिकली क्या बनाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन बनाएगा और क्लोएका का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जितने भी ये जो स्ट्रक्चर्स है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इसकी जो लाइनिंग्स है, इन जितने भी ये ऑर्गन्स हैं, इनकी जो लाइनिंग है यही सिर्फ एंडोडर्मल होती है, लेकिन इनका जो मसल्स है, जो टिश्यू वॉल्स है, वो आपका क्या होता है, मीजोडर्म का बना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ इनकी जो लाइनिंग है वो एंडोडर्मल होगी, बाकी इसके अंदर का जो मसल्स है, जितने वॉल्स हैं, वो सारे के सारे मीजोडर्मल ओरिजिन की होंगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उसके अलावा अभी हमने देखा कि जो एक्टोडर्म का मिड वेंट्रल इन्वेजिनेशन है उसको हम स्टोमोडियम बोलते हैं। अभी हमने देखा था बक्कोफेरिंजियल अंदर की तरफ वो क्या कर रहा था, इन्वेजिनेट हो रहा था, मिड वेंट्रल इन्वेजिनेशन हो रहा था। किसकी वजह से, किसका इन्वेजिनेशन हो रहा था, एक्टोडर्म का इन्वेजिनेशन हो रहा था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्टोमोडियम बोला था, और बाद में वही आपका क्या बनाएगा, ओरल कैविटी की ओपनिंग बनाता है। तो ये जो डायग्राम आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम हमने देखा था बक्कोफेरिंजियल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है, और ये आपका क्या बनाएगा, स्टोमोडियम, और ये बाद में जाके ओरल कैविटी का फॉर्मेशन करता है, ये हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट, उसी तरीके से क्या है कि जो एंटीरियर पोर्शन होगा ओरल कैविटी का, आपको ध्यान रखना है वो एक्टोडर्मल होगा, यानी आगे वाला पार्ट। यानी ओरल कैविटी को अगर हम डिवाइड करें, जैसे ये ओरल कैविटी है, तो जो एंटीरियर पार्ट होगा वो एक्टोडर्मल होगा, और पोस्टीरियर वाला पार्ट आपका क्या होगा, एंडोडर्मल होता है, ये ध्यान रखना है। ये ओरल कैविटी अगर हम मान ले तो ये जो एंटीरियर पार्ट है ये एक्टोडर्मल होगा, और ये आपका एंडोडर्मल स्ट्रक्चर होगा, ये ध्यान रखना है। साथ के साथ जो लास्ट वाला भी हमने देखा था, उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे इन्वेजिनेशन हो रहा है, उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर भी एक्टोडर्मल मिड वेंट्रल कॉर्डल इन्वेजिनेशन होगा। कॉर्डल इन्वेजिनेशन का मतलब टेल की साइड इन्वेजिनेशन होगा, जिसको हमने प्रोक्टोडियम बोला था, और यही आपका हिंडगट बनाता है और बाद में जाके रेक्टम का फॉर्मेशन करता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो राइज करता है, इट गिव राइज टू, ये जो आपका प्रोक्टोडियम है ये आपका क्या बनाएगा, क्लोएका बनाएगा लोअर ऑर्गेनिज्म में, और रेक्टम का फॉर्मेशन करता है हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर, या आप मैमल्स के अंदर बोल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो प्रोक्टोडियम है लोअर ऑर्गेनिज्म या लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लोएका बनाता है, मैमल्स के अंदर ये रेक्टम का फॉर्मेशन करता है, ध्यान रखना है। अब ये जो ओरल कैविटी का जो एक्टोडर्मल पार्ट है, जो एक्टोडर्म है, वो बेसिकली क्या क्या फॉर्म करेगा, आपका इनामेल ऑफ टीथ बनाएगा, एपिथेलियल कवरिंग ऑफ टंग बनाएगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी बना रहा है, साथ के साथ कुछ ओरल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि पॉइजन ग्लैंड हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, म्यूकस ग्लैंड हो गया। इन सब चीजों का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, आपका एक्टोडर्म कर रहा है, ओरल कैविटी का एक्टोडर्म। उसके साथ साथ क्या है, रथ के पाउच से क्या हो रहा है, एडिनो हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन हो रहा है। एडिनो हाइपोफाइसिस को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ये आपका है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो रथ के पाउस क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी का फॉर्मेशन भी करता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो स्टोमोडिकम, तो अभी हमने क्या नाम दिया कि ओरल कैविटी और स्लाइवरी ग्लैंड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और जो प्रिमिटिव या प्रोक्टोडियम है वो क्या करेगा, आपका एनल पिट या फिर रेक्टम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मिजेंट्रीज। मिजेंट्रीज क्या होते हैं, ध्यान दो। जनरली अगर हम बात करें, जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक खाली स्पेस के अंदर लटका होता है। जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, ये पूरा जो जीआई ट्रैक है हमारा, ये क्या है, खाली स्पेस में लटका होता है, जिसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। अब ये पेरिटोनियल कैविटी में इधर उधर हिल सकता है, इधर उधर बाहर निकल सकता है, या इधर इसकी जो डायरेक्शन है शिफ्ट हो सकता है। तो हमें बेसिकली क्या है, इसको एक कॉम्पैक्ट जगह पे रखना है, इसको इंटेक्ट रखना है कि अपनी ही जगह पे बना रहे। तो इसको अपनी ही जगह पे बने रहने के लिए क्या होता है, यहाँ पर कुछ मसल्स की लेयर इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होती है,
जो इसको इंटेक्ट रखती है, इन सारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं इन सभी ऑर्गन्स को इंटेक्ट रखती है। साथ के साथ इन्हीं मसल लेयर के थ्रू आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डाइजेस्टिव ऑर्गन को सप्लाई होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये स्टमक है, इसके ऊपर ये मसल्स ने इसको इंटेक्ट कर रखा है और इसी के अंदर से ब्लड वेसल्स सप्लाई की जा रही हैं। इन्हीं मसल लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, मेजेंट्रीज बोलते हैं। तो मेजेंट्रीज का बेसिकली काम क्या होता है, जो आपका जीआई ट्रैक है उसको इंटेक्ट रखने का काम होता है, ठीक है। अब अगर ये जो मेजेंट्री है वो चेस्ट वाले रीजन यानी हमारे बॉडी के आगे वाले रीजन में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे वेंट्रल मेजेंट्री, और वही अगर बैक वाले रीजन में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल मेजेंट्री बोलेंगे। अब ये जो वेंट्रल मेजेंट्री है, वेंट्रल मेजेंट्री क्या है, कुछ समय बाद बॉडी के अंदर डिसअपियर हो जाती है लेकिन कुछ कुछ जगहों पे फिर भी प्रेजेंट रहती है। जैसे लिवर हो गया, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, वहां पे वेंट्रल मेजेंट्री प्रेजेंट होगा। लेकिन जो डॉर्सल मेजेंट्री है ये कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ आपका प्रेजेंट रहता है, क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, जीआई ट्रैक को इंटेक्ट रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे दो टाइप के मेजेंट्री है। मेजेंट्री बेसिकली क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स का सप्लाई कर रहा है। तो ये डायग्राम देखो, ये आपको मैंने 3D डायग्राम बना रखा है कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है। तो आगे वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल मेजेंट्री, पीछे वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, आपका डॉर्सल मेजेंट्री बोलेंगे। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको देख लेते हैं। एम्ब्रियोनिक गट फ्रॉम स्टमक टू क्लोएका इज अटैच्ड टू द मिड डॉर्सल बॉडी वॉल by a continuous double fold of peritoneum, the dorsal mesentery and mid ventral wall is called as ventral mesentery, ठीक है। उसको बाद ध्यान रखना है कि जो डॉर्सल मेजेंट्री है वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, इंटेक्ट करना है, ठीक है। और वेंट्रल मेजेंट्री क्या होता है, कुछ समय बाद डिसअपियर हो जाता है लेकिन फिर भी ये लिवर और यूरिनरी ब्लैडर के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस मेजेंट्री के थ्रू ही क्या होगा, नर्व और ब्लड सप्लाईज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो इन ऑर्गन्स को क्या करेंगे, सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा सीलिया। तो जनरली अगर हम बात करें कि जो सीलिया है वो वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आपको यूजुअली प्रेजेंट देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये वर्टिब्रेट्स या हायर ह्यूमंस के अंदर डिसअपियर हो जाता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म में आपको फिर भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें अडल्ट ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर, तो ये पूरा इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो इंटायरली सीलिएटेड होता है, यानी उनके हर एक स्ट्रक्चर के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ह्यूमंस के अंदर तो आप पेरिस्टाल्टिक मोशन आप देख ही रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे मोशन हो जाता है, बट इनमें क्या है कि सीलिया हेल्प करता है मोशन में, फूड के मोशन को करवाने में, ठीक है। साथ के साथ आपको कुछ वर्टिब्रेट्स है, जैसे वर्टिब्रेट्स के जो लार्वल फॉर्म है जैसे कि एमनियोसीट लार्वा है, इसके अंदर भी आपको सीलिया देखने को मिल जाता है इनके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, ठीक है। साथ के साथ जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस के ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक के अंदर भी आपको सीलिया थ्रू आउट द लाइफ देखने को मिल जाता है। और जो टीलोस्ट होते हैं उनके स्टमक में आपको सीलिया देखने को मिल सकता है, बर्ड्स के सीकी में देखने को मिल सकता है, और बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग पार्ट में भी सीलिया आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ह्यूमन के फीटस के अंदर जो आपका सीलिया है वो टेम्पररी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो भी बाद में क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। जैसे जैसे वो मतलब क्या है, अडल्ट की तरफ आना स्टार्ट होगा वो सीलिया गायब होना चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको मन में डाउट होगा कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सीलिया जैसा स्ट्रक्चर पढ़ा तो था, लेकिन वो क्या था, विलाई था। विलाई का काम बेसिकली क्या होता है, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।